नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है शारीरिक और सामाजिक विकास। ये हमारी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो दूसरी यूनिट है, अधिगमकर्ता का विकास, और विशेष रूप से किशोर अधिगमकर्ता में ये विकास हमें पढ़ना है। तो दूसरी यूनिट की आज ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इस यूनिट का परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। दूसरे वीडियो में हमने जो सबसे बड़ा जो विकास था, संज्ञानात्मक विकास, वो पढ़ा है। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम शारीरिक और सामाजिक दो विकासों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमारे दो विकास हैं, संवेगात्मक और नैतिक विकास। ये हम इसी यूनिट के अगले जो दो वीडियो बनेंगे उनमें हम पढ़ेंगे। एक वीडियो में संवेगात्मक और नैतिक विकास दोनों को पढ़ेंगे और अंतिम वीडियो में इन चारों से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज हमारा ये इसी यूनिट का तीसरा वीडियो है जिसमें हम शारीरिक और सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक यूनिट पूरी करते जा रहे हैं इस चैनल पर। तो आज के वीडियो में हमारा जो पहला विकास है वो है किशोर अधिगमकर्ता में शारीरिक विकास, क्योंकि सिलेबस में विशेष रूप से दे रखा है अधिगमकर्ता का विकास, और वो भी किशोर अधिगमकर्ता में। तो हमें यहाँ विशेष जोर किशोर अधिगमकर्ता पर ही देना है। तो सबसे पहले हम शारीरिक विकास की यहाँ बात करते हैं। तो शारीरिक विकास में हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं लंबाई। तो आपको शारीरिक विकास से संबंधित लंबाई, भार, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ये सारे बिंदु मैंने यहाँ पर अलग अलग पॉइंट डाल करके यहाँ आपके लिए क्लियर किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किशोर अवस्था में लंबाई के बारे में, कि किशोर अवस्था में बालिकाएं प्रायः 16 वर्ष की आयु तथा बालक लगभग 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि बालक जब से जन्म लेता है तो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हम किशोर अधिगमकर्ता बालक और बालिकाओं के बारे में यदि बात करें तो बालिकाएं 16 वर्ष की आयु तक अपनी जो लंबाई है वो लगभग पूर्ण कर चुके होते हैं। इसका मतलब है कि 16 वर्ष के बाद उनकी लंबाई में वृद्धि होना लगभग समाप्त हो जाता है। औसत बात करें, कोई कोई अपवाद होता है कि बढ़ भी सकती है, लेकिन औसतन यदि सामान्य हम बात करें तो लड़की की जो लंबाई है वो 16 वर्ष तक बढ़ती है। इसी संदर्भ में हम लड़के के बारे में बात करते हैं तो जो बालक होता है उसकी 18 वर्ष की आयु तक लंबाई में वृद्धि होती है। उसके बाद में लगभग उसकी लंबाई में वृद्धि होना समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि किस उम्र में जाकर के लंबाई में वृद्धि होना समाप्त हो जाता है। तो बालिकाओं में 16 वर्ष और बालक में 18 वर्ष। अब हम इससे अगला पॉइंट जो है लंबाई से संबंधित, वो हमें ये देखना है, क्योंकि हमारी जो किशोर अवस्था है वो 12 से 18 वर्ष की अवधि तक किशोर अवस्था माना जाता है। तो इसको 3 भागों में बांट करके हमें याद रखना है। पहली लाइन में मैंने दे रखी है आयु, दूसरी लाइन में बालकों की औसत लंबाई और तीसरे में है बालिकाओं की औसत लंबाई। तो सबसे पहले हम लेते हैं किशोर अवस्था जब प्रारंभ होती है तो 12 वर्ष में जो लड़कियों बालकों की जो औसत लंबाई होती है वो होती है 138.3 सेंटीमीटर। यहाँ औसत शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी औसतन हम सामान्य यहाँ बात कर रहे हैं, अपवाद की यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो 12 वर्ष में बालकों की औसत लंबाई होती है 138.3 सेंटीमीटर, और 12 वर्ष में बालिकाओं की बात करें तो बालिकाओं की लंबाई होती है 139.2 सेंटीमीटर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में जो लड़कियां हैं वो लड़कों से लंबी होती हैं, क्योंकि लड़कों की औसत लंबाई है 138 और लड़कियों की 139। उसके बाद हम बात करते हैं 15 वर्ष की आयु में 3 साल बाद। तो लड़कों की जो औसत लंबाई है वो है 155.5 सेंटीमीटर और लड़कियों की है 149.6 सेंटीमीटर। तो 15 वर्ष की उम्र में आते आते जो लड़के हैं उनकी लंबाई में लगभग आप देख सकते हैं कि 4-5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है।
और लास्ट हम बात करें किशोर अवस्था 18 वर्ष में, तो बालकों की औसत लंबाई है 161.8 सेंटीमीटर और बालिकाओं की औसत लंबाई हो जाती है 151.6 सेंटीमीटर। यहाँ आकर के लगभग 10 सेंटीमीटर की जो लंबाई में जो गैप है लड़के और लड़कियों में वो हो जाता है। तो उसके बाद में हम देख सकते हैं कि 18 वर्ष में जो लड़कों की जो औसत लंबाई है वो रुक जाती है और लड़कियों की आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर पढ़ा कि 15 वर्ष की उम्र में इनकी लंबाई हो चुकी है 149 और इनकी औसत लंबाई बढ़ती है 16 वर्ष तक। तो एक साल में इनकी औसत लंबाई 1 या 2 सेंटीमीटर और बढ़ती है, फिर इसके बाद इनकी औसत लंबाई समाप्त हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखें तो लड़कों की 15 वर्ष की आयु में औसत लंबाई है 155 और इनकी जो लंबाई है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है। तो 3 साल में इनकी जो लंबाई है उसमें वृद्धि हो जाती है कम से कम 6-7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको लंबाई को 3 वर्गों में बांटकर याद रखना है, लड़के और लड़कियों की औसत लंबाई 12 वर्ष, 15 वर्ष और 18 वर्ष। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करें शारीरिक विकास के संबंध में, वो है भार यानी वजन के बारे में। किशोर अवस्था में बालकों का औसत भार बालिकाओं के औसत भार की तुलना में लगभग 4-5 केजी अधिक होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो किशोर अवस्था है 17-18 वर्ष की उम्र की हम बात करें तो जो लड़के हैं उनका जो वजन है लड़कियों की तुलना में 4 से 5 किलो अधिक होता है। लड़कियां भार में लड़कों से कम होती है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। तो वहाँ जिस तरह से हमने लंबाई को 3 वर्गों में बांटा है 12 वर्ष, 15 वर्ष और 18 वर्ष, उसी तरह से हमें वजन को भी 3 भागों में बांटकर हम याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 12 वर्ष की उम्र में बात करें तो बालकों का जो औसत भार रहता है वो है 28.5 केजी और बालिकाओं का औसत भार होता है 29.8 केजी। यानी यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 12 वर्ष की उम्र में लड़कियों की लंबाई लड़कों से ज़्यादा होती है, उसी तरह से वजन भी लड़कियों का लड़कों की तुलना में ज़्यादा होता है। कौन सी उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में। 15 वर्ष की हम बात करें तो 15 वर्ष की उम्र में लड़कों का औसत भार है 39.6 केजी और लड़कियों की औसत जो वजन है वो है 39.8 केजी। तो इस तरह से 15 वर्ष की उम्र में लगभग दोनों का वजन जो है वो समान रहता है। और उसके बाद में जो लास्ट जो हमारा आयु का वर्ग है 18 वर्ष, उसमें आप देख सकते हैं जैसा हमने देखा कि इनकी जो वजन में जो गैप है वो 4-5 केजी का गैप हो जाता है। तो बालकों का औसत भार रहता है 47.3 केजी और बालिकाओं का औसत भार है 43.1 केजी। इस तरह से यहाँ पर 4 किलो लगभग जो गैप है वो हो जाता है। तो यहाँ पर 12 वर्ष में लड़की का ज़्यादा था, 15 वर्ष में दोनों में लगभग समान रहता है और 18 वर्ष में पहुँचते पहुँचते लड़कों का जो वजन है वो 4 से 5 किलो लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। तो ये हम 2 पॉइंट शारीरिक विकास के संबंध में हम देख चुके हैं। तो शारीरिक विकास के तीसरे बिंदु की हम बात करें तो वह है सिर तथा मस्तिष्क। तो 16 वर्ष की आयु तक पूर्ण विकसित यानी मस्तिष्क का विकास, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, 16 वर्ष की उम्र तक मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और पूर्ण विकसित मस्तिष्क का जो भार है प्रायः 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम के बीच में होता है। तो यहाँ पर 2 बिंदु हमें याद रखना है कि मस्तिष्क का विकास कौन सी उम्र तक लगभग विकसित हो जाता है। तो हमें याद रखना 16 वर्ष की उम्र तक। और इसका जो औसत भार है परिपक्व होने के बाद में, पूर्ण विकसित होने के बाद में, वो है 1.2 केजी से 1.4 केजी तक, ये इसका औसत वजन है। उसके बाद में हम शारीरिक विकास में जो चौथा पॉइंट है हड्डियाँ, बोन्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लचीलापन समाप्त हो जाता है। यानी कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं हम? किशोर अवस्था की। तो किशोर अवस्था में जो हड्डियों का जो लचीलापन है वो लगभग समाप्त हो जाता है। इनमें दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है और अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण। तो यहाँ पर एक नया शब्द आया, अस्थिकरण। तो अस्थिकरण को हमें समझना है कि अस्थिकरण क्या होता है कि जब बालक जन्म लेता है तो उनमें जो हड्डियों की संख्या है वो लगभग 300-400 के लगभग होती हैं और ये छोटी छोटी हड्डियाँ धीरे धीरे किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते आपस में मिलकर के बड़ी हड्डियों का निर्माण करती हैं, मोटी हड्डियों का निर्माण करती हैं। तो इन छोटी हड्डियों का आपस में जुड़ कर के
और मोटी या बड़ी हड्डी का निर्माण करना ही अस्थिकरण कहलाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है वो किशोर अवस्था तक पूर्ण हो जाती है और किशोर अवस्था में आकर के जो हड्डियों की संख्या है वो 206 रह जाती है। तो हड्डियों की संख्या किशोर अवस्था में कितनी रहती है? 206। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अस्थिकरण की प्रक्रिया है वो किशोर अवस्था में लगभग लगभग पूर्ण हो जाती है। अब हम बात करते हैं दांतों की। तो किशोर अवस्था के प्रारंभ में 27 से 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बाल्यावस्था या शैशवावस्था की बात करें तो दूध के दांत आते हैं, फिर उनके गिरने के बाद स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाता है। तो किशोर अवस्था में स्थायी दांत रहते हैं, उनकी संख्या रहती है लगभग 27 से 28 और अंत में 4 प्रज्ञा दंत जिनको हम अक्ल दाढ़ भी कहते हैं और किसी किसी में लगभग ये किशोर अवस्था के बाद भी आते हैं। तो हम माने तो किशोर अवस्था में जो दांतों की जो औसत संख्या रहती है वो 27 से 28 रहती है और किशोर अवस्था के अंत में 4 प्रज्ञादंत आ जाते हैं, या फिर किशोर अवस्था के बाद जो प्रौढ़ावस्था है उसमें भी किसी किसी के लगभग लगभग ये किशोर अवस्था के बाद ही आते हैं 4 प्रज्ञादंत। इस तरह से फिर इनकी संख्या जो है वो 32 हो जाती है। शारीरिक विकास का छठा पॉइंट जो है वो है मांसपेशियाँ। तो विकास के बारे में मांसपेशियों की बात करते हैं तो किशोर अवस्था की समाप्ति तक मांसपेशियों का जो कुल भार है वो शरीर के भार का लगभग 45% हो जाता है। मान लीजिए किसी का वजन है 100 kg, तो उसमें जो 45 किलो जो वजन होगा वो मांसपेशियों का होता है। और मान लीजिए किसी में वजन है 50 kg, तो 45 का आधा हमारा जो है वो उसका वजन होगा, यानी जो 22.5 kg उसकी मांसपेशियों का वजन होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किशोर अवस्था में जो मांसपेशियों का जो भार है वो कितने, शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो हमें याद रखना 45%। और किशोर अवस्था की समाप्ति तक जो मांसपेशियों का जो निर्माण है वो बंद हो चुका होता है और मांसपेशियों के केवल वजन में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि नहीं होती है किशोर अवस्था में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने जो 6 बिंदु हैं शारीरिक विकास के बारे में वो वहाँ हमने चर्चा करी है। अब हम देखते हैं, क्योंकि शारीरिक जो विकास हमने परिचयात्मक जो वीडियो पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, और इसी तरह से हमने संज्ञानात्मक विकास जो दूसरे यूनिट, इस यूनिट का जो दूसरा वीडियो था वहाँ पर जब हमने संज्ञानात्मक विकास पढ़ा था वहाँ भी उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। इसी तरह से हर विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है वंशानुक्रम, और ये सब लगभग सभी विकासों को प्रभावित करने वाला बिंदु है, यानी माता पिता के स्वास्थ्य, पूर्वजों के दोष व रोगों का प्रभाव। तो शारीरिक विकास पर वंशानुक्रम की बात करें तो इन तीनों चीज़ों का बहुत ही गहन प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ कहने का मतलब है यदि माता पिता स्वस्थ हैं तो एक स्वस्थ बालक को जन्म देते हैं और उसके जो जीन है, उसकी जो शारीरिक संरचना है, उसके जो वंशानुक्रम है वो भी स्वस्थ होते हैं। यदि कोई माता पिता अस्वस्थ है तो लगभग चांस है कि उनकी जो संतान है वो भी अस्वस्थ होती है और उसका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कई सारे बालकों में पूर्वजों के दोष या रोगों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो यदि पूर्वज स्वस्थ हैं तो लगभग उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी स्वस्थ होंगी, दोषों से और रोगों से मुक्त होती हैं। तो इस तरह से वंशानुक्रम का शारीरिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वातावरण। तो वातावरण में हम बात करें तो वातावरण के जो कारक हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं वो शुद्ध वायु, यानी आपको शुद्ध वायु मिलेगी तो शारीरिक विकास भी आपका अच्छी तरह से होता है। पर्याप्त धूप, मान लीजिए कि आप छाया ही छाया में रहता है, कोई व्यक्ति ठंडी ठंड में रहता है तो उसका भी जो शारीरिक विकास है वो वनस्पति की तरह ठीक से नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि एक स्वस्थ पौधे के लिए शुद्ध वायु और पर्याप्त धूप आवश्यक है। उसी तरह से स्वस्थ शारीरिक विकास के लिए व्यक्ति को भी, आदमी को भी शुद्ध वायु और पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। स्वच्छ वातावरण में उचित विकास, क्योंकि जब वातावरण उसको स्वच्छ मिलेगा तो उसका जो विकास है वो भी उचित तरह से होता है, अच्छी तरह से होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला अगला कारक है भोजन,
यानी पौष्टिक और संतुलित भोजन से उचित शारीरिक विकास। आप भी देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि पौष्टिक और संतुलित भोजन मिलता है तो उसका जो शारीरिक विकास है वो अवस्था के अनुसार ठीक तरह से होता है, संतुलित उसका विकास होता है। और यदि कोई कुपोषण का शिकार है या समय पर उसको भोजन नहीं मिलता है, या फिर माने कि भोजन तो मिल रहा है लेकिन वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर नहीं है, तो उसका जो शारीरिक विकास है वो स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलने वाले बालक की तुलना में उसका जो विकास है वो धीमा रहता है, अच्छा नहीं रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वंशानुक्रम, वातावरण, भोजन, ये सारे के सारे जो कारक हैं वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला जो कारक है वो है परिवार की स्थिति, कि परिवार का रहन सहन, सामाजिक परंपराएं आदि। तो परिवार का रहन सहन है उसका भी शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा रहन सहन, संतुलित रहन सहन, स्वच्छ वातावरण का जो रहन सहन है उसमें अच्छा विकास होता है। और रहन सहन यदि निम्न स्तर का है तो शारीरिक विकास भी निम्न स्तर का होता है। दिनचर्या, ये शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि नियमित दिनचर्या अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला। और कहा भी गया है कि यदि डेली रूटीन आपका ठीक है, व्यवस्थित है, तो आपका जो शारीरिक विकास, आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही शानदार रहता है। आपका पूरा जो दिन है वो ऊर्जावान बना रहता है। और कोई व्यक्ति है वो सूर्योदय के बाद उठता है और बहुत लेट सोता है, तो उसका जो शारीरिक विकास है, उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं होगा, उसके नई नई उसके शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो आप भी एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और आपको भी यदि सफलता प्राप्त करनी है एग्जाम में नहीं, जीवन में भी, तो आपको सबसे पहला काम अपनी दिनचर्या को सुधारना है। आपको लगभग लगभग 4:30-5 बजे अपने बिस्तर को छोड़ना है और 10 या 11 बजे तक आपको सो जाना है। और एक व्यवस्थित दिनचर्या आपको जीनी है तो आपका जो शारीरिक विकास है वो अच्छी तरह से हो पाता है। और जिसका शारीरिक विकास अच्छा होता है वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला या फिर हर विकास को प्रभावित करने वाला, उसमें दिनचर्या को आपको अच्छी तरह से शामिल करना है। अगला जो है वो है निद्रा और आराम। तो शरीर के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है दोनों ही चीज़ें, विश्राम भी आवश्यक है और पर्याप्त नींद भी आवश्यक है। अब नींद की हम बात करें तो अलग अलग अवस्थाओं में नींद की जो अवधि है पर्याप्त नींद लेने की वो अलग अलग है। सहसावस्था में बात करें तो बालक को लगभग लगभग 12 घंटे की नींद हमें देनी चाहिए। उसके बाद बाल्यावस्था में लगभग लगभग 10 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। और किशोर अवस्था की हम बात करें तो लगभग लगभग 8 जो घंटे हैं वो निद्रा के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ पर आपको नींद के साथ इनको जोड़ना है, विश्राम के लिए नहीं। कहीं आप सोच रहे हैं कि विश्राम हम 12 घंटे करें, बाल्यावस्था में विश्राम 10 घंटे और किशोर अवस्था में 8 घंटे। नींद की बात की जा रही है कि नींद सहसावस्था में 12 घंटे, बाल्यावस्था में 10 घंटे और किशोर अवस्था में 8 घंटे। उसके बाद शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो लास्ट हमारे वीडियो का जो कारक है वह खेल तथा व्यायाम, प्रेम व सहानुभूति, दुर्घटना, रोग और आदि, ये अन्य कारकों में इसको हम शामिल कर सकते हैं। कि खेल भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, व्यायाम भी प्रभावित करता है। जो व्यायाम करता है उसका शारीरिक विकास सुडौल और एक गठीले शरीर के रूप में हमें दिखाई देता है। और जो व्यायाम और खेल इनमें रुचि नहीं रखता है तो उसके आप देख सकते हैं कि उसमें आलस दिखेगा, उसमें चेहरे की जो चमक है वो उतनी दिखाई नहीं देती जितने कि व्यायाम करने वाले किशोर या बालक में दिखाई देती है। प्रेम और सहानुभूति का भी शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। दुर्घटना और रोग आदि का भी शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये था हमारा शारीरिक विकास। इसमें हम पढ़े कि शारीरिक विकास में जैसे लंबाई, वजन, मांसपेशी या दांत और उसके बाद में प्रभावित करने वाले कारक, दोनों ही चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं। अब हम दूसरे विकास की हम बात करें जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास। तो जिस तरह से हमने शारीरिक विकास के पॉइंटों के बारे में बात करे थे उसी तरह से अब किशोर अवस्था के क्या क्या बिंदु हैं और किस तरह से सामाजिक विकास जो है वो किन किन बिंदुओं से हमें देखने को मिलता है। तो सामाजिक विकास का पहला बिंदु है समूहों का निर्माण। तो ये एक विकास है कि बाल्यावस्था में ये चीज़ें नहीं विकसित हो पाती हैं, ये किशोर अवस्था में ही विकसित होती हैं। तो सबसे पहला है समूहों का निर्माण, ग्रुप मैपिंग। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बाल्यावस्था की तरह समूह अस्थायी नहीं होते हैं। यानी इससे जो पिछली अवस्था है, बाल्यावस्था किशोर अवस्था से जो पहली अवस्था है
जो हमने परिचयात्मक वीडियो में पढ़ा था कि ग्रुप का निर्माण बाल्यावस्था में भी बालक करते हैं, लेकिन वो जो ग्रुप हैं वो अस्थायी होते हैं, और जो किशोर अवस्था में जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो लगभग लगभग स्थायी ग्रुप होते हैं। और ये ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं, तो इसी में मैंने लिखा है पर्यटन, नृत्य, संगीत, पिकनिक आदि के लिए समूहों का निर्माण किया जाता है। तो किशोर अवस्था में इन इन चीज़ों का जो शौक होता है, तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए ही ग्रुप का निर्माण होता है। और याद रखना है कि किशोर अवस्था में ग्रुप स्थायी होते हैं और बाल्य अवस्था में बनाए गए ग्रुप अस्थायी होते हैं। सामाजिक विकास का दूसरा पॉइंट है मैत्री भावना का विकास। यानी इस अवस्था में दूसरा जो विकास है, पहला विकास हमने पढ़ा कि ग्रुपों का निर्माण करने का विकास हो जाता है, दूसरा है मैत्री भावना का विकास। उत्तर किशोर अवस्था में किशोरों की रुचि किशोरियों से मित्रता की और किशोरियों की रुचि किशोरों से मित्रता की रुचि बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किशोर अवस्था में विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है और वो बालक चाहता है बालिकाओं से मित्रता करना, और बालिकाओं की इच्छा होती है, रुचि होती है कि वो बालकों से मित्र करे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्रकृति की देन है। इस तरह से किशोर अवस्था में विपरीत लिंग की तरफ इनका आकर्षण बढ़ जाता है एक दूसरे का। तीसरा सामाजिक विकास का जो बिंदु है वो है समूह के प्रति भक्ति। सभी सदस्यों की वेशभूषा, आचार, विचार समान होने लग जाते हैं। यानी समूह के जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, उनमें आपस में भक्ति होती है। भक्ति का मतलब लगाव होता है, एक दूसरे की बात मानने की उनमें निष्ठा होती है, इसे हम भक्ति कहते हैं। और आप इस भक्ति का परिणाम देखने को मिलता है कि कोई भी एक ग्रुप होता है, उसमें उनकी जो वेशभूषा होगी, उनके जो आचार विचार होंगे वो समान आपको दिखाई देते हैं। यानी जब वो कपड़े वगैरह खरीदेंगे तो लगभग लगभग एक जैसे खरीदेंगे, बात करेंगे तो लगभग लगभग जिस ग्रुप में वो हैं उस ग्रुप के लगभग लगभग वो बातें करते हैं। इसे हम समूह के प्रति भक्ति नाम देते हैं। समूह स्वीकृत बातों को आदर्श मानकर अनुकरण, और उनके जो ग्रुप में जिन बातों पर स्वीकृति, सहमति बनती है कि हमें ऐसा करना है, सभी को ऐसा कार्य हम सबको नहीं करना है, तो उन बातों को वो सभी आदर्श मान करके और उनका अनुकरण करते हैं, उनकी पालन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किशोर अवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है समूह के प्रति भक्ति। उसके बाद चौथा जो विकास है सामाजिक विकास में, जो है सामाजिक गुणों का विकास। उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास। तो किशोर अवस्था में उत्साह का विकास हो जाता है, सहानुभूति, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना, सद्भावना, किसी ग्रुप का नेतृत्व करना, लीडरशिप करना आदि जो सामाजिक गुण है, इनका विकास भी किशोर अवस्था में होता है। अगला है सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास। परिपक्वता का मतलब है कि किशोर अवस्था में जो बालक है वो अपने आप को प्रौढ़ की तरह समाज में प्रस्तुत करता है, इसे हम सामाजिक परिपक्वता कहते हैं। इसको समझने के लिए इस बिंदु को अपन समझ सकते हैं कि कार्यों व व्यवहारों द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा। यानी वो परिपक्व व्यक्ति की तरह कार्य करने लग जाता है और इस तरह के कार्य और व्यवहार करता है कि लोग उसे सम्मान दें, उसकी प्रशंसा करें। तो इस तरह से एक जिम्मेदारी पूर्ण हम मान सकते हैं कि किशोर अवस्था में आकर के और जो किशोर है वो जिम्मेदारियां उठाने का प्रयास करता है और उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करता है, और उसके पीछे कारण है कि समाज द्वारा उसे सम्मान प्राप्त हो, ये उसकी इच्छा रहती है। इसे हम सामाजिक परिपक्वता की जो भावना, इसका विकास कह सकते हैं। तो सामाजिक विकास में इस 4-5 तरह के जो विकास हैं ये होने लग जाते हैं। छठा जो विकास है वो है विद्रोह की भावना, कि किशोर अवस्था में जो किशोर है वो अपने माता पिता तथा अन्य परिवारजनों से संघर्ष अथवा मतभेद की प्रवृत्ति। किशोर अवस्था में उसे जो माता पिता की जो बातें हैं, अपने परिवारजनों की जो बातें वो अच्छी नहीं लगती है और उनसे हमेशा एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, मतभेद की स्थिति बनी रहती है। किशोर को लगता है कि जो माता पिता हैं वो उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो चाहता है कि मैं जो भी कार्य करूं उसमें मेरे माता पिता, परिवारजन मुझे टोके नहीं। उसको लगता है कि जो मैं कुछ कर रहा हूं सही कर रहा हूं। तो ये भी एक किशोर अवस्था की सामाजिक विकास का एक बिंदु है, विद्रोह की भावना। और ये आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा, क्योंकि हम सब में ये अवस्थाएं जो हैं वो सब में आती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अवस्थाओं का जो विकास का जो क्रम है वो सभी में समान रहता है। अगला हमारा सामाजिक विकास से संबंधित बिंदु है
व्यवसाय चयन में रुचि, भावी व्यवसाय के चुनाव के लिए हमेशा चिंतित रहने लगता है। यानी किशोर अवस्था में पहुंच कर के जो किशोर है वो हमेशा व्यवसाय चयन की उसको जो चिंता वो सताने लगती है कि मुझे किस तरह का व्यवसाय करना है ताकि मैं अपने जो सामाजिक प्रतिष्ठा उसको बनाए रखूं। और वो व्यवसाय चुनाव में भी उसको चाहिए कि प्रतिष्ठित और अधिकार संपन्न व्यवसाय में उसकी रुचि ज़्यादा होती है। यानी व्यवसाय में वह देखता है कि मुझे ऐसा व्यवसाय चाहिए जिससे समाज में मेरी प्रतिष्ठा बने और अधिकार संपन्न वो व्यवसाय, उस पर मेरा ही अधिकार हो, मैं जैसा चाहूँ वैसा कार्य हो। तो व्यवसाय चयन की जो विकास है वो भी किशोर अवस्था में होने लगता है। अगला विकास है किशोर अवस्था से संबंधित बहिर्मुखी प्रवृत्ति, लिखने पढ़ने, संगीत कला, समाज सेवा, जनसंपर्क आदि से संबंधित कार्यों में रुचि। यानी बहिर्मुखी प्रवृत्ति का उसका विकास हो जाता है, लिखने पढ़ने की रुचि जो है, संगीत कला में रुचि, समाज सेवा में रुचि, जनसंपर्क आदि से संबंधित कार्यों में उसकी रुचि बढ़ जाती है। राजनीतिक दलों का प्रभाव, किशोर अवस्था में जो किशोर पर है वो राजनीतिक दलों का प्रभाव पड़ने लगता है। दल भक्ति जिसे हम कह सकते हैं। किशोर अवस्था में किशोर का जो लगाव है वो किसी एक राजनीतिक दल से होने लगता है और उसकी विचारधारा उसको इतना प्रभावित करती है कि वो उसी के बारे में बात करता है। दूसरा जो राजनीतिक दल है वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दल में सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए किशोर अदम्य साहस, उत्साह व समर्पण भाव से जन कल्याण के कार्य करते हैं और वो राजनीतिक दलों का इतना भक्त होता है, इतना उसके प्रति समर्पित होता है कि पूर्ण उत्साह, समर्पण और अदम्य साहस के साथ उस दल में प्रतिष्ठा और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दिन रात कार्य करते हैं। जैसा उसके बड़ों के द्वारा उसको कहा जाता है उस कार्य को वो बखूबी पूर्ण समर्पण, साहस और उत्साह के साथ निभाता है। तो इस तरह से आप इन 9 पॉइंटों से समझ सकते हैं कि सामाजिक विकास किशोरों में किस तरह से होता है और किन किन प्रवृत्तियों का, किन किन क्रियाकलापों का, किन किन रुचियों का, किन किन कार्यों का उसमें विकास हो जाता है। उसके बारे में जैसे हमने शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्नों में इन प्रश्नों को स्थान दिया जाता है कि निम्न में से सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला कारक है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो जैसे हम विकास पढ़ रहे हैं तो शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा तो उस व्यक्ति में सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। और ये हम परिचयात्मक वीडियो में पढ़े थे कि विकास के जो सिद्धांत उसमें भी हमने पढ़ा था कि विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, सहयोगी होते हैं। यानी एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है। इसीलिए मैंने पहला जो वीडियो है वो परिचय के रूप में आपको बताया था ताकि आगे की यूनिट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो भी आप देखें, तभी आपके ये और भी क्लियर होगा। दूसरा जो कारक है प्रभावित करने वाला सामाजिक विकास को, वह संवेगात्मक विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। और अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे। तो सामाजिक विकास में जो संवेगों का जो योगदान है प्रभावित करने में वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो संवेग है जैसे प्रेम, स्नेह, सहयोग ये पॉजिटिव संयोग है, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध ये नेगेटिव संयोग। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव संवेगों का सामाजिक विकास में बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। यह हम संवेगात्मक विकास में भी पढ़ेंगे विस्तार से। तीसरा जो बिंदु है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला, परिवार वातावरण, संस्कृति, आचरण, पालन और पोषण। परिवार का वातावरण कैसा है इस पे भी आपका जो सामाजिक विकास वो डिपेंड करता है, क्योंकि सामाजिकरण का जो गुण है एक दूसरे को सहयोग करने का, एक दूसरे का सम्मान करने का, एक दूसरे की बातों का मानने का, तो सारा का सारा परिवार से आता है। परिवार की संस्कृति कैसी है, परिवार का आचरण कैसा है और आपका परिवार में पालन पोषण कैसा हुआ, इन सभी चीज़ों का संबंध सामाजिक विकास से है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का भी सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे धनी संपर्क ज़्यादा, यानी जो व्यक्ति धनी है उसका संपर्क ज़्यादा होता है समाज में और निर्धन व्यक्ति का संपर्क कम होता है। ये चीज़ भी आप अनुभव कर चुके होंगे और नहीं अनुभव करे हैं तो आप नौकरी लगने के बाद अनुभव कर लेंगे कि जैसे ही आपको जॉब मिलेगी आपका जो संपर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
और यदि आप बेरोजगार रहते हैं तो आपका संपर्क बहुत कम रहता है। तो सामाजिक विकास में आर्थिक स्थिति का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला है समाज, यानी सामाजिक विकास में समाज का भी प्रभाव पड़ता है। कार्य, आदर्श, प्रतिमान, यानी समाज में किस तरह के वो कार्य कर रहा है और समाज में किस तरह के आदर्शों को वो माना है। प्रतिमान का मतलब मॉडल, यानी किसी को हम आदर्श के रूप में देखते हैं समाज में, तो उसका भी सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह का आपका आदर्श होगा, आपका सामाजिक विकास उसी के अनुरूप होता है। आपके क्रियाकलाप, आपके कार्य भी उसी तरह से होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला, वो है विद्यालय। ये हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा था, क्योंकि सर्वाधिक योगदान रहता है सामाजिक विकास में विद्यालय का। क्यों रहता है? क्योंकि अन्य बालकों व अध्यापकों से मिलने जुलने का अवसर विद्यालय ही प्रदान करता है। यानी सबसे पहले हम परिवार में पलते हैं, बढ़ते हैं, और वहाँ पर हम परिवार के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। लेकिन बाहर के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ हमारा जो पहला जो मुलाकात होती है, रहने का जो हमें अवसर मिलता है, वो विद्यालय ही प्रदान करता है। तो सर्वाधिक योगदान जो है सामाजिक विकास में, वो विद्यालय का आपको याद रखना है। क्योंकि सामाजिकरण की और ग्रुप मेकिंग की जो हमने अभी पढ़ा है, वो सारे के सारे जो गुण हैं वो विद्यालय से ही स्टार्ट होते हैं। तो सर्वाधिक योगदान विद्यालय का होता है। क्यों होता है? क्योंकि बालकों से और अध्यापकों से वहाँ मिलना जुलने का अवसर हमें प्राप्त होता है। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अध्यापक, यानी अध्यापक का अनुकरण। बालक जैसे स्कूल में जाता है तो मोस्ट ऑफ जिसका वो अनुकरण करता है, जिसकी वो नकल करता है, वो होता है अध्यापक। वो हर चीज़ को नोटिस करता है कि अध्यापक किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की उसकी स्टाइल है, पढ़ाने का उसका तरीका क्या है। सारी चीज़ों को बालक बहुत ही ज़्यादा नोटिस करता है। और ऊपर हमने पढ़ा भी कि सामाजिक व्यक्तियों का भी सामाजिक विकास में प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से अध्यापक का भी बहुत योगदान रहता है। और लास्ट में है अन्य कारक, जैसे संस्कृति का, राजनीतिक दलों का, साहित्य का और धार्मिक संस्थाओं का। यानी जिन जिन चीज़ों से वो संपर्क रखता है, उनका भी उसके सामाजिक विकास में प्रभाव पड़ता है। धार्मिक संस्थाएं से यदि संबंध रखता है तो धार्मिक बातों में या फिर धार्मिक कार्यों में, जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। साहित्य में उसकी रुचि है तो वो जो कवि सम्मेलन होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, इस तरह के कार्य में वो ज़्यादा भाग लेता है। और यदि राजनीतिक दलों से उसका प्रभाव है तो उसकी रुचि राजनीति में होती है। और ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज के वीडियो में हमने दो विकासों के बारे में चर्चा करी है, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास। और उनसे संबंधित सारे जो बिंदु हैं, सारे जो फैक्ट हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में न केवल हमने चर्चा करी, बल्कि आपको अच्छी तरह से उनको समझाया भी गया है। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपका जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है, जैसे हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट आपको पूरी करवाई है, उसी तरह से साइकोलॉजी, और साथ साथ में हमारा जो फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है 15 प्रश्नों का, वो भी हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, सारी चीज़ें समय के साथ साथ हम यहाँ पर पूरा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें।